ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। वार्ता का तीसरा दौर खत्म होने से ठीक पहले ईरान ने साफ कह दिया कि वह यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। तेहरान का कहना है कि यह उसका अधिकार है और जब तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं हटते वह पीछे नहीं हटेगा। यही वह मुद्दा है जो अमेरिका के लिए रेड लाइन बना हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया राजनीतिक एंगल जुड़ गया है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने पहले भी रमजान के दौरान इराक पर हमला किया था और अब फिर रमजान में ईरान पर हमले की आशंका जताई जा रही है। उमर ने यह भी कहा कि क्या अमेरिका मुस्लिम देशों को उनके धार्मिक संदर्भ में ही निशाना बनाना चाहता है। उनका यह बयान अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है। दूसरी तरफ जमीन पर हालात क्या हैं? रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो वह सैन्य विकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी हमले की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सैन्य तैयारियां संकेत दे रही हैं कि दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है। जिनेवा में हुई हालिया अप्रत्यक्ष वार्ता में ओमान के विदेश मंत्री बर्द अल बुसैदी ने कहा कि बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे अब तक की सबसे लंबी और गहन वार्ताओं में से एक बताया, लेकिन कोई औपचारिक समझौता सामने नहीं आया। अमेरिका की ओर से भी अभी तक कोई विस्तृत प्रक्रिया नहीं आई है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ कूटनीतिक बातचीत जारी है, दूसरी तरफ सैन्य दबाव बना हुआ है। ईरान यूरेनियम संवर्धन पर अड़ा है, अमेरिका इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखता और अब अमेरिका राजनीति के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं। सवाल यही है, क्या वार्ता से रास्ता निकलेगा या हालात टकराव की ओर बढ़ेंगे? क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से तैनाती कर रहा है और ईरान भी जो मिसाइलें तैनात कर रहा है वो अपने आप में शांति का रास्ता तो नहीं दिखा रहा है। रही है कि इस्राइल ईरान पर पहला हमला कर सकता है, यानी पहले ईरान इस्राइल युद्ध भड़केगा, फिर अमेरिका की एंट्री होगी, जैसा जून 2025 में 12 दिनों की जंग में हुआ था। दरअसल इस बार भी अमेरिका के पास ईरान पर अटैक करने का सॉलिड बहाना नहीं है और दुनिया के सामने वो दलील नहीं रख पा रहा है। ऐसे में अमेरिका इस कोशिश में है कि ईरान पर पहले इस्राइल हमला करे, फिर वो पीछे से आ जाए। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि दरअसल ट्रंप के सलाहकार चाहते हैं कि अगर ईरान पर हमला करना हो तो पहले इस्राइल हमला करे, उसके बाद अमेरिका कदम उठाए। इसके पीछे दलील ये है कि इस्राइल पहले और अकेले हमला करे और ईरान उसके जवाब में अमेरिका को निशाना बनाए तो कार्रवाई करने के कारण भी ज्यादा होंगे। इसके लिए इस्राइल में अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग टैंक भी पहुंचे हैं। इस्राइल और ईरान के बीच की दूरी ज्यादा है, ऐसे में हमला करके लौटने के लिए अतिरिक्त फ्यूल की जरूरत होगी, फाइटर जेट को। जबकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका इस्राइल मिलकर सैन्य अभियान भी चला सकते हैं ईरान के खिलाफ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के विकल्प तैयार कर रहे हैं, लेकिन चिंतित हैं कि कहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका का हश्र बुरा ना हो जाए। पेंटागन की आंतरिक चर्चाओं में उन्होंने ईरान पर हमले की स्थिति में उसके पैमाने, जटिलता और अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की आशंका पर फिक्र का भी इजहार किया है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश में हमला होता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब दे सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई ठिकाने हैं और वो सभी संभावित निशाने बन सकते हैं। कई रिपोर्ट्स ने कहा है कि अमेरिका के ये ठिकाने इस्राइल की आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली से भी सुरक्षित नहीं हैं। उस पर से चीन का खतरा भी सिर पर है। दरअसल एक बड़ी चिंता ये है कि ईरान के साथ युद्ध से अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद के भंडार में भारी कमी आ सकती है और अमेरिका को डर है कि चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर ताइवान पर सैन्य कार्रवाई अंजाम दे सकता है, यानी एक नई जंग शुरू हो जाएगी। ईरान का साफ कहना है कि उसका परमाणु प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम
अमन पसंद है और उसका परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं है। और ईरान ये भी साफ कह चुका है कि यदि अमेरिका ने कोई भी हमला किया तो अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के लक्ष्य बन जाएंगे और बेझिझक हमला होगा। और तो और ईरान के नेशनल टीवी पर ईरान के एक बड़े एक्सपर्ट ने इशारा दिया कि ईरान की तरफ से सबसे पहला हमला हो सकता है हाइफा शहर पर हो, जो कि इसराइल का अहम शहर है। वो बताते हैं कि इसराइल के हाइफा में इसराइल की मिलिट्री का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप है, अगर उसे तबाह किया जाए तो पूरा इसराइल नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ईरानी न्यूज़ चैनल पर इसको लेकर चर्चा भी हुई। साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि महज कुछ सेकंड में इसराइल का IT सेक्टर और AI सिस्टम तबाह कर देगा ईरान। हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर, एक महत्वपूर्ण आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये मेडिटेरियन सी पर स्थित मुख्य गहरा पोर्ट है, जो एक अहम व्यापारिक केंद्र भी है। ईरान के साथ जंग की तैयारी में लगे अमेरिकी सैनिकों को हताश करने वाली खबर सामने आई है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल ईरान को उड़ाने की चेतावनी वाले अमेरिकी लड़ाकू विमानों के दुम दबाकर भागने की खबरें आ रही हैं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2025 में यमन के आसमान में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने अमेरिकी एयर ऑपरेशंस की चुनौती को उजागर कर दिया। यह मिशन था हूती ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का। अमेरिका लंबे समय से यमन के हूती गुट को ईरान समर्थित मानता रहा है। उस रात अमेरिकी F-16 वाइल्ड वीजल जेट्स को दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को दबाने के लिए भेजा गया था। इन विमानों का काम होता है दुश्मन के रडार सिग्नल को पहचानना और AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल से उन्हें नष्ट करना, ताकि पीछे आ रहे बमवर्षक सुरक्षित रह सकें। मिशन की शुरुआत सामान्य थी। रडार सिग्नल मिले, मिसाइल दागी गईं और कई लक्ष्य शांत हो गए। लेकिन असली मोड़ वापसी के वक्त आया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हूती लड़ाकों ने चुप्पी साधे रखी थी जब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी जेट्स वापसी की दिशा में मुड़े, रडार अचानक से सक्रिय हो जाते हैं और देखते ही देखते 6 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बरसा दी जाती हैं। हूतियों की तरफ से पायलटों को केवल 15 से 20 सेकंड की चेतावनी मिलती है। एक मिसाइल इतनी करीब से गुजरी कि पायलट को उसके इंजन की आवाज तक सुनाई दी। दोनों जेट्स ने तेज हाई जी मोड लिए, फ्लेयर्स छोड़े और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया। लेकिन हर बचाव के साथ ईंधन तेजी से घट रहा था। खतरा सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, बल्कि पायलटों के लिए यह भी था कि अगर ईंधन बीच में खत्म हुआ तो उन्हें हूती इलाके या समुद्री में इजेक्ट करना पड़ सकता था। आखिरी क्षणों में एयर ऑपरेशन सेंटर ने एक टैंकर विमान को करीब लाकर हवा में ईंधन भरवाया। यही वह फैसला था जिसने दोनों जेट्स को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने अभियान को सफल बताया, लेकिन पायलटों के अनुभव ने यह साफ कर दिया कि खतरा वास्तविक था और गंभीर था। सवाल खड़ा होता है कि अगर यमन में एक गैर राज्य सशस्त्र समूह इतनी संगठित घात लगा सकता है, तो ईरान जैसे देश की बहुस्तरीय एयर डिफेंस कितनी जटिल हो सकती है। ईरान के पास लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम, उन्नत रडार नेटवर्क और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों का व्यापक जाल है। विश्लेषक बताते हैं कि ईरान के पास S-300, उनका खुद का बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। विश्लेषकों का कहना है कि किसी व्यापक टकराव की स्थिति में ये सभी मोर्चे एक साथ सक्रिय हो जाएंगे और अमेरिका घिर जाएगा। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे उन्नत ताकतों में गिनी जाती है। स्टेल्थ तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता उसके पास है। लेकिन आधुनिक युद्ध अब सीधा और एक तरफा नहीं रहता। छोटे समूह भी समय, रणनीति और तकनीकी के मेल से बड़े ताकत को चुनौती दे सकते हैं। यमन की वारदात केवल एक सैन्य मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक संकेत भी थी। संकेत इस बात का कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संघर्ष बढ़ता है, तो लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। यह आसमान में, समुद्र में और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई दिशाओं में फैल सकती है। ऐसे में सवाल केवल शक्ति का नहीं, बल्कि कीमत का है। क्या संभावित जंग में जोखिम और लागत अनुमान से कहीं ज्यादा भारी साबित हो सकते हैं? यमन की घटना इस बहस को और गहरा कर देती है।